गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में भूगोल विभाग में सहायक आचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। और हमारे जो फर्स्ट पेपर है रिसोर्स ज्योग्राफी, उसमें एक टॉपिक है वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वन होते क्या हैं, वनस्पति क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति, वनों को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, और वनों से हमें कौन कौन से आर्थिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, वनों का वर्गीकरण किस प्रकार का है, विश्व में उसका विस्तार कैसा है, वितरण कैसा है, उन सब के बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, वन संसाधन। वन संसाधन में अगर सबसे पहले हम बात करें कि वनस्पति होती क्या है, ठीक है, तो किसी प्रदेश में स्वतः तथा निरंतर उगने बढ़ने वाले सभी प्रकार के पादपों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इनमें वृक्ष, घास, पौधे, झाड़ियां आदि सभी शामिल होते हैं। अर्थात प्राकृतिक वनस्पति जो है वो वृक्ष, घास, पौधों, झाड़ियों आदि सभी को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए हैं। तो ये सभी मिलकर प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को बनाते हैं। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरणीय दशाओं के कारण वनस्पति जो है वो भी विभिन्न प्रकार की मिलती है कि किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं या पर्यावरणीय दशाएं मौजूद हैं, उसका प्रभाव उस क्षेत्र विशेष की वनस्पति के ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है और वनस्पति उसके अनुकूल, उसके अनुरूप ही उस क्षेत्र में पाई जाती है। वनस्पति जो है वो अपने क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी, भू संरचना, भूतल जल से तात्पर्य है धरातलीय जल, और अधोभूमि जल यानी कि भूमिगत जल जो है, ग्राउंड वाटर जो है, और वातावरण के अन्य कारकों की सूचक होती है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि वनस्पति को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, तो उनमें सबसे प्रमुख कारक है जलवायु। और जलवायु में भी सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी क्षेत्र विशेष की तापमान का और वर्षा का। तो जलवायु जो है वनस्पति की उत्पत्ति और उसके प्रकार पर सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं तापमान को। तो तापमान को अगर हम देखें तापमान की दृष्टि से, वो तो भूमध्य रेखा जो है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, उसके आसपास अधिक तापमान होने के कारण लंबे और घने वन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि उस क्षेत्र में तापमान जो है वो अधिक होता है, तो जो वन है उसमें वृक्ष जो हैं वो लंबे में होते हैं और वन जो है वो घने होते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को उगने, बढ़ने, विकसित होने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें हम देखते हैं जलवायु के तत्वों में सूर्य के प्रकाश की मात्रा। तो पेड़ों में सूर्य किरणों को प्राप्त करने की होड़ सी लगी रहती है। जहां सूर्य की किरणें सीधी और अधिक समय तक पड़ती हैं, वहां पर वृक्षों की ऊंचाई जो है वो अधिक होती है। यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें अपने विकास के लिए सूर्य तप की आवश्यकता होती है, और जहां पर सूर्य तप अधिक मात्रा में और सीधी किरणें सूर्य तप की पड़ती हैं, वहां पर वृक्ष जो हैं वो अधिक घने मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वर्षा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने वृक्ष मिलते हैं। जल उपलब्धता के अनुसार वृक्ष अनुकूलन करते हैं, यानी कि वर्षा की मात्रा अधिक जिन क्षेत्रों में होती है वहां पर भी वृक्ष अधिक मिलते हैं। तो अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र को देखें तो उस क्षेत्र में तापमान तो अधिक होता ही है, साथ ही वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लगभग रोजाना दोपहर के बाद वर्षा होती है, जो कि तीव्र होती है, मूसलाधार होती है, थोड़े समय के लिए, लेकिन अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जो कि संवहनीय वर्षा कहलाती है। इसी कारण से भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, इसमें अगर हम देखें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन,
दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह वाले जो भाग हैं वहां पर वन जो है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। वनस्पति जो है, प्राकृतिक वनस्पति, वो सघन और घनी है। इसके बाद अगर हम आर्द्रता को देखें, जलवायु का कारक है आर्द्रता भी, तो 70% आर्द्रता जो है वो वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है। वाष्पीकरण की मात्रा जो है वो विशेषतः वृक्षों की पत्तियों द्वारा, देखो जो महासागरीय जल या सागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ठीक है, वहां से तो होता है वाष्पीकरण, लेकिन जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उनसे जो वाष्पीकरण होता है वो वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। तो वृक्षों की पत्तियों से जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वो वृक्षों की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी आयु को प्रभावित करता है। ये तो बात हुई कि जलवायु के कारकों का प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम दूसरे भौगोलिक कारक को देखते हैं, भू आकृति और उच्चावच। पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ भागों में वृक्ष जो है वो अधिक मिलते हैं, यानी कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो वनों का विस्तार जो है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जबकि पथरीली जमीन पर वनस्पति कम होती है, वहां पर कम उग पाती है। और मैदानी भाग जो है, हालांकि वो वनस्पति उगने के लिए वो भी उपयुक्त होते हैं, लेकिन मैदानी भागों में मानव जो है उसके अधिवास के कारण वो वृक्षों को या वनों को उगने नहीं देता है। वो वहां पर या तो उसने नगरों का निर्माण कर लिया है या वो कृषि कार्य करता है मैदानी भागों में। तो पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ जो भाग है जहां पर मानव जो है वो निवास कम करता है, नहीं करता है, और उन क्षेत्रों को वो ना तो नगरों के रूप में उपयोग करता है, ना वो कृषि कार्य अधिक करता है, सिर्फ सीढ़ीनुमा खेती करता है कहीं कहीं पर। तो इस वजह से वहां के जो वन क्षेत्र होते हैं उनको मनुष्य जो है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करता है, ज्यादा उनको काटता नहीं है। इसीलिए वन जो है वो पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ भागों में अधिक मिलते हैं तुलनात्मक रूप से मैदानी भागों के, क्योंकि मैदानी भागों में मानव ने अपने विकास के साथ साथ कृषि कार्य, नगरीय या औद्योगिक गतिविधियां जो है उसके कारण वहां पर वनों को वो काट देता है और वन उस क्षेत्र में कम होते हैं। साथ ही उच्चावच, जल प्रवाह की गति एवं दिशा, मिट्टी का कटाव आदि जो है वो भी वनों की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है भूमध्य रेखा से दूरी। तो जैसा कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले जलवायु कारकों में कि भूमध्य रेखीय भाग जो है वहां पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा की मात्रा उपलब्ध होती है। इस वजह से भूमध्य रेखा के पास जो वन है वो घने मिलते हैं, जबकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वनों की मात्रा जो है उसमें कमी आती जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मिट्टी की उर्वरता। तो मिट्टी में रासायनिक तत्वों की मात्रा, आर्द्रता, कणों की बारीकी, कणों की सरंध्रता, मिट्टी की परतों की गहराई आदि जो कारक हैं उन सबका मिला जुला प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। अगर हम देखें मिट्टी के बारे में, कुछ मिट्टियों के प्रकार के बारे में, तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो अधिकांशतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलती है और वहां पर सदाबहार वन मिलते हैं, जबकि लाल दोमट मिट्टी जो है वहां पर पतझड़ वन मिलते हैं। पॉडजॉल मिट्टी जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में मुख्य रूप से पाई जाती है, वहां पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इसके बाद आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल की गहराई कम होती है तो पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि भूमिगत जल अगर कम गहराई पर उपलब्ध है तो वृक्ष जो है वो भूमिगत जल उनकी जड़ों के द्वारा वो प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अधिक समस्याएं होती है। उन क्षेत्रों में पेड़ पौधे जो है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, जल स्तर जहां पर ऊंचा होता है, भूमिगत जल का स्तर जहां ऊंचा होता है। जबकि जहां पर भूमिगत जल की गहराई अधिक होती है वहां पर वनस्पति जो है उसकी कमी मिलती है। इसके बाद हम जीवीय कारक देखें तो जीवीय कारकों के अंतर्गत विभिन्न पशु, जीव जंतु और मानव जो है वो आते हैं और इनका प्रभाव भी वनस्पति के ऊपर पड़ता है। जंतु जो है अगर वो अधिक मात्रा में होंगे, पशु, तो वो क्या करेंगे कि वनों का वो चराई अधिक होगी, पशु मतलब वनस्पतियों की पत्तियों को वो खा करके नष्ट कर देंगे
और मानव जो है वो भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वनों को जला देता है, उनको काटता है। तो इस प्रकार जीवीय कारक जो है वो भी वनस्पति के आवरण को, उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। ये तो बात हुई कि कौन कौन से कारक हैं जो वनों के वितरण को और वनस्पति को प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं वनों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। वनों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है, उनके उप प्रकार कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मौलिक वर्गीकरण जो है वो पौध समुदाय के आधार पर किया जाता है और वनस्पति को वन, घास, झाड़ियां और टुंड्रा वनस्पति में बांटा जाता है, जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो वन जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वन जो है, वनों को निम्न 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर है तीसरा शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, चौथा है शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, पांचवा है शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित वन और छठा है शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन। तो वनों को इन 6 प्रकारों में बांटा गया है। इसके बाद आता है घास क्षेत्र। घास क्षेत्र जो है इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। इसके बाद आती है मरुस्थलीय वनस्पति और फिर आते हैं टुंड्रा वनस्पति। तो इस प्रकार वनों को या प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 4 मुख्य वर्गों में और उसके बाद उनके उपवर्गों में बांटा गया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वनों के इन प्रकारों और इनके वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।